Good afternoon to all of you. Today discuss the topic is फार्मेसी एक्ट 1948। तो हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमको जानना है कि फार्मेसी एक्ट क्या है और हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फार्मेसी एक्ट जो है मतलब हम एक्ट का मतलब है कानून। तो जो हमारे प्रोफेशंस को कंट्रोल करने के लिए, हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाई गई है उसको बोलते हैं फार्मेसी एक्ट। तो ये हमारी 1948 में लागू हुई थी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फार्मेसी एक्ट का डेफिनेशंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस क्या हैं और उसमें जो भी मतलब हमारे मेंबर हैं फार्मेसी एक्ट में कौन कौन सी मेंबर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, पीसीआई क्या है, पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, उसमें कितने मेंबर कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं और उसके फंक्शन क्या हैं, आज हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि फार्मेसी एक्ट क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है। तो फार्मेसी एक्ट का डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे इंडिया में मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा खपत होने लगी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो जब मेडिसिन्स की मोर अमाउंट में रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी, तब क्या हुआ कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का प्रोसेस चलता था। वहाँ आयुर्वेदिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट प्रोसेस चलती थी। तो जो हमारे वैद्य लोग थे वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे जड़ी बूटी को लेके मेडिसिन्स बनाते थे और वो पेशेंट्स को देते थे और उनकी इलाज करते थे। तो ये सब जो प्रोसेस होती थी, तो जो हमारे अदर कंट्री के हैं वो लोग क्या किए कि वो लोग देखे कि इंडिया में तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही चल रही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है, पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। तो वो लोग क्या कि अदर कंट्री के में भी आयुर्वेदिक का रिक्वायरमेंट होने लगी, इंडिया से मांग होने लगी। तो इंडिया में जो आयुर्वेदिक वैद्य लोग थे वो लोग जितना मतलब अमाउंट तो रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो जो वैद्य थे वो तो स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब बहुत कम अमाउंट के वैद्य थे। तो वो लोग क्या करते थे, अपना मेडिसिन्स बनाते थे और ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो ये उतने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, जो वैद्य लोगों की असिस्टेंट थे या उनके जो अनएजुकेटेड पर्सन सब थे वो लोग भी इसमें शामिल होने लगे और वो लोग भी सोचे कि हम भी मेडिसिन्स बना लेंगे और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने लगेंगे। तो इसमें क्या हुए, बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन्स लोग पार्टिसिपेट होने लगे। तो उसमें हमारे जो जैसे हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते हैं फार्मेसी के बारे में और हम लोग मेडिसिन्स को बनाएंगे, तो वो मेडिसिन्स क्या हमारी स्पेसिफिक जो एक्चुअल फार्मूला है या एक्चुअल क्वांटिटी है वो हो पाएगी क्या, हमको मेडिसिन्स को हैंडल करना नहीं आ रहा है, डिस्पेंसिंग करना नहीं आ रहा है, तो हम उसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो वही सब चीज़ होने लगा। तो उससे क्या हुआ, उनके जो बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखाई दी और पेशेंट्स की बहुत डेथ होने लगी। तो उस टाइम पे फिर इस तरीके की एक प्रोविज़न बनाई गई 1944 टू 45 के बीच में एक प्रोविज़न बनाई गई, मतलब सोचा गया, गवर्नमेंट को कंडीशन रखा गया, मतलब रिपोर्ट किया गया कि हमारे इंडिया में भी अभी ऐसी कुछ एक कानून बनानी चाहिए जिससे कि हमारी प्रोफेशंस को कंट्रोल किया जा सके। इसमें कोई भी पर्सन्स इसी तरीके से जो एंगेज ना हो पाए, अनएजुकेटेड पर्सन्स एंगेज ना हो पाए। इसकी भी एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रोसेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो उसी तरह वो सिस्टम सबको बनाई गई, किस तरीके से किए जाएंगे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर ये जो रूल को बनाने का सोचे, रिपोर्ट बनाए, इसको जो गवर्नमेंट को सबमिट किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट ने 1947 में 4 मार्च 1947 में इस एक्ट को पास किया।
उस एक्ट का नाम रखा फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी के लिए रूल रेगुलेशंस, फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए रूल रेगुलेशंस बना रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम रखे फार्मेसी एक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1947 में पास हुई थी, तो यहाँ पे 48 क्यों रखा गया। तो जो 1947 में तो पास हो गई थी, लेकिन इसको लागू करने में भी कुछ टाइम लग गई, और जाके 1948 में ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया में लागू हुई। ठीक है, तो ये एक्ट 1948 में लागू हुई थी ऑल ओवर इंडिया में, इसीलिए इसका नाम है फार्मेसी एक्ट 1948। तो आओ हम देख लेते हैं कि इसका थोड़ा इसके बारे में और डिटेल्स ली। तो फार्मेसी एक्ट में क्या हुआ, उसका हिस्ट्री में मैं तो हिस्ट्री बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और क्या है। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, इन इंडिया देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन टू प्रैक्टिस इन द फार्मेसी प्रोफेशंस। तो फार्मेसी प्रोफेशंस का प्रैक्टिस करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था इंडिया में, कुछ भी उसका रूल रेगुलेशंस नहीं था। वन कुड प्रैक्टिस दिस प्रोफेशंस एज एनी अदर प्रोफेशंस, जैसे कि कोई अदर प्रोफेशंस में उसका प्रैक्टिस का कुछ नियम कानून होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। हमारा इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशंस का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। पर्सन्स हैविंग नो नॉलेज, हैविंग नो एजुकेशन इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी वेर एंगेज्ड इन दिस प्रोफेशंस, उनको फार्मेसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फार्मेसी एजुकेशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फार्मेसी केमिस्ट्री के बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो इसमें एंगेज्ड हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो लोग एंगेज्ड हो गए हैं। ठीक है, hundreds of cases were found by the government where in compounding, mixing or dispensing of the medicines was being done by persons who were not adequately educated in this line। तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि बाय गवर्नमेंट, जिसमें कि कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन का कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एडिक्वेट एजुकेशंस नहीं है, और वो एंगेज्ड हो रखे हैं। दिस कॉजिंग ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया के पीपल थे उनके हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा हार्म इफ़ेक्ट दिखाई दी। उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखाई दी, और हेल्थ के ऊपर रिक्स आया। बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो अपने जान गंवाने लगे, डेथ होने लगा। इन इट वाज फाउंड नेसेसरी टू एनेक्ट ए लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी। तो उसके बाद सब कोई सोचे कि एक ऐसा लॉ बनाना ज़रूरी है, लॉ को फार्मेसी प्रोफेशंस को और फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेशंस करने के लिए एक लॉ बनाना ज़रूरी है बोल के उसने डिमांड की। फिर क्या हुआ, टू अचीव दिस गोल ऑफ फार्मेसी बिल 1947 was introduced in the legislature which was later referred to select the committee। उसके बाद 1947 में कमिटी ने एक लेटर सिलेक्ट किया, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फार्मेसी एक्ट, कोई एक एक्ट के बारे में, उसके बिल को। ठीक है, तो उसको कमिटी ने इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल रिकमेंडेशन किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल पास हो गई 1947 में, एंड 48 में ऑल ओवर इंडिया में लागू हुई। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, जो ये एक्ट लागू किए गए, ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ये किसके ऊपर काम करने वाला था। तो ये एक्ट में हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को रीस्टोर करने के लिए, टू रीस्टोर द फार्मेसी प्रोफेशन इन इट्स ड्यू प्लेस इन द हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ सर्विस को हमारे इंडिया में रीस्टोर करने के लिए, फार्मेसी प्रोफेशंस को रीस्टोर करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है। हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस का इंडिया में जो स्टेटस है उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये एक्ट बनाई गई है। और ये एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए भी ये एक्ट बनाई गई है। तो ये एक्ट बनाने का और भी कारण है, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
थ्रू आउट द इंडिया में एक तरह की एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करने के लिए भी ये एक्ट बनाई गई है। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन्स एंटरिंग द प्रोफेशंस ऑफ फार्मेसी एंटरिंग द प्रोफेशंस ऑफ ए फार्मेसी। तो जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस में कोई भी पर्सन्स एंटर कर जा रहे थे, उनका कोई क्वालिफिकेशंस नहीं था, तो उसको भी एंटर कर मतलब कंट्रोल करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस में ऐसे कोई भी पर्सन्स एंटर नहीं कर सकता। उनका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नियम होना चाहिए, उसके दौरान ही वो एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है कि टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है। तो ये एक्ट हमारी किस लिए बनाई गई है? फर्स्ट हुआ कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को कंट्रोल करने के लिए, फार्मेसी प्रोफेशंस के स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, और फार्मेसी प्रोफेशंस में जो भी मतलब उसके एजुकेशन सिस्टम से, उसके ट्रेनिंग सिस्टम से ऑल ओवर इंडिया में किस तरीके से एक जैसा एजुकेशन सिस्टम हो, एक जैसा ट्रेनिंग हो, उसको भी मेंटेनेंस करने के लिए ये एक बनाई गई है। और हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस में जो ऐसे ही कोई भी बंदा घुस आ रहा था, एंटर कर जा रहा था फार्मेसी प्रोफेशंस के अंदर, और वो मेडिसिन के बारे में कोई उसको नॉलेज नहीं होता, उसके वो मेडिसिन बनाता था, तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है। तो इसके बारे में और देखते हैं कि हमारी फार्मेसी एक्ट का डेफिनेशंस क्या है। तो फार्मेसी एक्ट का डेफिनेशंस हुआ कि जो एक्ट हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट कर रहा है वो फार्मेसी एक्ट है, ठीक है, एन एक्ट टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशंस। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स के पर्सन्स ज़रूरत होते हैं, एक हुआ मेडिकल प्रैक्टिशनर, दूसरा हुआ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर में मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास एक मेडिकल डिग्री होगा, मेडिकल क्वालिफिकेशंस होगा अंडर द सेक्शंस 3 इंडिया मेडिकल डिग्री एक्ट है 1960। तो 1960 के थ्रू जो हमारे इंडिया का मेडिकल डिग्री एक्ट है, मेडिकल एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के अंडर जिसका क्वालिफिकेशन है, ग्रांटेड है, और उसमें उसके पास एक रजिस्टर सर्टिफिकेट है, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि वो एक रजिस्टर्स होगा, रजिस्टर्स थ्रू स्टेट फार्मेसी, स्टेट मेडिकल काउंसिलर के थ्रू वो रजिस्टर होना चाहिए, और उसके पास हमारे जो भी मेडिकल रजिस्टर्ड इन मेडिकल रजिस्टर हैं, उनके पास एक स्टेट हु ऑल थ्रू नॉट फीलिंग विथ इन एबव फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस। तो इसमें जनरल स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्टेट गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा, उसमें उनका एक स्पेशल ऑर्डर होगा कि ये पर्सन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर हो चुका है, उसका एजुकेशन सिस्टम्स कंप्लीट हो चुका है, और वो अभी एलिजिबिलिटी है प्रोफेशंस के अंदर जाने के लिए, वर्क करने के लिए। तो उस तरीके से उस प्रेस्क्राइब करने के लिए वो एलिजिबिलिटी है बोल के वो स्पेशल ऑर्डर देंगे, तभी जाके वो एंटर कर पाएगा। तो इसमें हमारे मेडिकल प्रोफेशंस में वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे कि डेंटिस्ट है, वेटरनरी है, फिजियोथेरेपी है। तो इन सभी का भी हमारे प्रोफेशंस में ज़रूरत होती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रोफेशंस में ज़रूरत होती है। तो इनके लिए भी एक लागू किए गए थे, जैसे कि डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट एक्ट। तो उनके थ्रू वो रजिस्टर होना चाहिए जो भी डेंटिस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। आफ्टर डेंटिस्ट प्रैक्टिस दे विल रजिस्टर इन ए डेंटिस्ट एक्ट, ठीक है। उसी तरीके से वेटरनरी लोगों का भी वही चीज़ है, जो भी वेटरनरी प्रैक्टिस कर रहा है वो उसका वेटरनरी प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और क्वालिफिकेशन अप्रूवेशंस लाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और देन दे विल एंगेज इन द योर प्रोफेशंस और हमारे प्रोफेशंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे रजिस्टर फार्मासिस्ट किसको बोलते हैं? तो रजिस्टर फार्मासिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम अभी बी फार्म करने हैं कि एम फार्म करने हैं कि डी फार्म करने हैं,
तो हमारी जब क्वालिफ़िकेशन हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टेट वाइज अपने स्टेट वाइज हम लोग रजिस्टर कराते हैं और हम एक रजिस्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप को कहलाते हैं कि हम एक रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं। तो जो हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन दे विल रजिस्टर, दैट आर कॉल्ड एज द रजिस्टर फार्मासिस्ट इन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी, अब तो हम लोग देख लिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसे बोलेंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई, ये क्या है और ये कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो हम लोग पीसीआई के बारे में तो सुने हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, वही हमारा एजुकेशन सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, वही हमारे प्रोफेशंस को रेगुलेट करता है। तो वो है क्या, हम लोग खाली सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं वो है क्या। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, द सेंट्रल काउंसिल पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाई है सेंट्रली, उसको बोलते हैं हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि फार्मेसी के लिए वो सेंट्रल काउंसिल बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए है, तो उसको बोले हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मेडिकल प्रोफेशंस के लिए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर और कोई प्रोफेशंस के लिए तो हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग पीसीआई को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए एक सिस्टम बनाई गई है, और किसके थ्रू बनाई गई है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रली जो सिस्टम बनाई गई है उसको बोलते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किए थे 1949 में। तो पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1949 में। और ये रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है, तो हमारी जैसे राज्यसभा विधानसभा में हर 5 साल में एक बार चुनाव होती है और मेंबर चेंजेस होते हैं, तो उसी तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी एक ही पर्सन लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता है, उसकी भी हर 5 ईयर्स में, एवरी 5 ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और उसके थ्रू हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन पर्सन है वो चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट इट्स रिकॉग्नाइज्ड एवरी 5 ईयर्स फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट होते रहते हैं। ठीक है, उसके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीआई कितने ईयर्स में रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एवरी 5 ईयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और किसके थ्रू, दैट्स आर बी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पीसीआई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट हुए थे थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक हम लोग सुने कि हाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन क्या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या एक ही बंदा, एक ही पर्सन उसको रेगुलेट कर लेगा क्या? नहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको कंट्रोल करेंगे डिफरेंट वे में। ठीक है, तो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसी तरीके से 3 कैटेगरी किए गए हैं हर एक मेंबर के लिए। तो इसमें मेनली कंसिस्ट हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर। वन इज़ द इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्टेड, नॉमिनेट और एक्स ऑफिशियो क्या है। तो जैसे हमारे देश को चलाने के लिए एक राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इन सभी की ज़रूरत होती है। तो जो उसी तरीके से हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को चलाने के लिए इन 3 कैटेगरी की ज़रूरत है। तो इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या है, जो हम लोग खुद से चयन करेंगे या हमारे जो मतलब चयनिंग वोट के द्वारा हम लोग उसको चूज करेंगे, चयन करेंगे और उसको मेंबर बनाएंगे। और दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब कि अपने स्टेट से, अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे
बोलेंगे हमारे स्टेट से दिस पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द दिस वर्क्स, तो उस हिसाब से वो अपने अपने पर्सन्स को नॉमिनेट करके भेजेंगे, वहाँ से फिर वोटिंग होके चयन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या होते हैं, जैसे कि उनका एज हो गया, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो एजेड हो गए होते हैं, रिटायर्ड हो गए होते हैं, तो वो खाली बैठे तो नहीं रहेंगे, तो उनको भी एक एंगेज करने के लिए ये मेंबर बनाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि हर टाइप्स के पर्सन्स एंगेज्ड हो सकते हैं, लेकिन उनके क्वालिफिकेशंस उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्टेड मेंबर में किस टाइप के पर्सन्स इलेक्टेड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर में मेनली हमारे 6 फर्स्ट जो इलेक्टेड हैं, उस 6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाय द यूजीसी। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन। ये हमारे इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के एक कमीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इनके थ्रू इलेक्टेड मतलब पहले तो हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद ये इलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे जो पर्सन्स को, वो इसमें जॉइन एंगेज्ड हो सकता है। तो वो यूजीसी के द्वारा 6 मेंबर इलेक्टेड किया जाएगा। तो वो जो 6 मेंबर रहेंगे उनमें से एटलीस्ट 1 पर्सन टीचिंग एक्सपीरियंस उसका होगा थ्रू द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बीच बेसिस में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वो एक्सपीरियंस्ड होगा, या फिर हमारी फार्माकोग्नोसी के ऊपर एक्सपीरियंस होगा, या फार्माकोलॉजी के ऊपर एक्सपीरियंस होगा, और उसको टीचिंग एक्सपीरियंस होगा एटलीस्ट। इस हर एक सब्जेक्ट के एक पर्सन्स रहेंगे इस मेंबर में। ठीक है। तो जो 6 मेंबर इलेक्टेड किया गया था यूजीसी के द्वारा, उस 6 मेंबर से 1 टीचर विल बी एक्सपीरियंस्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 1 टीचर एक्सपीरियंस इन फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट, 1 टीचर एक्सपीरियंस फॉर द फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन किस टाइप के बंदे रहेंगे। तो 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द MCI। MCI मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने के द्वारा एक पर्सन सिलेक्टेड होगा, और एक पर्सन स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्टेड होगा, जो कि अपने आप को रजिस्टर फार्मासिस्ट बोलता है। तो जो हम लोग अपने आप से रजिस्टर करवाए हैं स्टेट वाइज, तो वो स्टेट अपने हर एक स्टेट से एक एक पर्सन इलेक्टेड होके आएंगे और यहाँ पे एंगेज्ड होंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्टेड मेंबर आए, 8 मेंबर आए। 6 इज़ द यूजीसी द्वारा इलेक्टेड हुए, 1 इज़ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1 इज़ द स्टेट काउंसिल के द्वारा हु सेल इज़ द रजिस्टर फार्मासिस्ट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेट मेंबर क्या है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉमिनेट मेंबर मतलब जो कि हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट से बंदों को नॉमिनेट करेगा कि ये इस काम के लिए योग्य हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स होती है, कुछ होती है, तो वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस में होने से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्टूडेंट को, अपने अपने स्टाफ को, अपने अपने फैकल्टी मेंबर को वो चयन करते हैं और भेजते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही सिस्टम है, नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है सेंट्रली। ठीक है। तो नॉमिनेट मेंबर में क्या होते हैं, 6 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं बाय द 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, of whom at least 4 shall be persons possessing a degree or diploma in and practicing pharmacy and pharmaceutical chemistry। तो इसमें जो 6 मेंबर हैं उनमें से 4 मेंबर एटलीस्ट एक्सपीरियंस होंगे, जो डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर में एटलीस्ट 4 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। उसके बाद a representative of UGC and a representative of All India Council for the Technical Education। तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स भी नॉमिनेट होते हैं थ्रू UGC और AICTE। ठीक है। और उसके बाद हमारी 1 मेंबर नॉमिनेट होते हैं ईच स्टेट गवर्नमेंट।
हर एक स्टेट से एक पर्सन्स नॉमिनेटेड होते हैं और वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं और वो नॉमिनेट होके सेंट्रली जाते हैं, वहाँ पे उनको फिर इलेक्ट किया जाता है और वो एंगेज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुए 6 2 नॉमिनेटेड मेंबर भी 8 पार्टिसिपेट किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स ऑफिशियो क्या है। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रिटायर्ड मेंबर हैं, वेल क्वालिफाइड मेंबर हैं, उन्हें हम लोग कुछ वर्क देंगे। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विस के, कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं, कि ड्रग कंट्रोलर इंडिया के कंट्रोलर हैं, इन सभी को हम लोग अगर यहाँ इस सब डिपार्टमेंट में अगर वेल क्वालिफाइड पर्सन्स रखते हैं तो ये प्रोफेशंस बहुत अच्छे से रेगुलेट हो पाएगी। तो इसीलिए उनको ये जगह दिया जाता है, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन से, वेल क्वालिफाइड पर्सन से, उन्हें यहाँ पे रखा जाता है एज पर डायरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी हिसाब से एक्स ऑफिशियो मेंबर मेनली 3 होना चाहिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये 3 कैटेगरी थे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, इनमें से फिर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चयन करेंगे। तो कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो जो उसको फिर हम लोग वोटिंग करके, उनमें से वोटिंग करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चयन करते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेयर, वाइस चेयर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चयन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क होता है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे एग्जीक्यूट हैं ऑलरेडी, जो हमारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं, उनमें से कुछ मेंबर को इलेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, पीसीआई में एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 5 मेंबर इलेक्टेड होते हैं सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। तो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा 5 मेंबर सिलेक्टेड होते हैं, जो कि एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप के थ्रू काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, वहाँ पे और किस तरीके, मतलब उसमें क्या फंक्शनिंग होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का वर्क क्या है। अब हम लोग जान गए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसका रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है, किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और उसमें कितने मेंबर एंगेज्ड हैं, उस कमेटी के अंदर कितने मेंबर हैं जो कि हमारे प्रोफेशंस को रेगुलेट करें, ये सब हम जान गए। अब जानते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शनिंग क्या है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन फंक्शनिंग ये है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशंस को रेगुलेशंस करना, उसका मेन वर्क है। तो एजुकेशंस को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस चाहिए उसमें, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशंस लेट डाउन बाय द पीसीआई आर नॉन एज द एजुकेशन रेगुलेशंस। तो एजुकेशन रेगुलेशंस किसको बोलते हैं, जो हमारे कोई मिनिमम स्टैंडर्ड के एजुकेशंस का कोई मिनिमम स्टैंडर्ड होगा और उसको लीड करते हुए बाय द पीसीआई लीड करता है, उसे बोलते हैं एजुकेशन रेगुलेशंस। तो इसमें इंक्लूड होते हैं मेनली एजुकेशन रेगुलेशंस में मेनली इंक्लूड होते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द रेगुलेशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का उनका काम क्या है, पीसीआई में एजुकेशन रेगुलेशंस का काम क्या है। तो जो हमारे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशंस को रेगुलेशंस करना, मिनिमम क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो पीसीआई ने ही डिसाइड किया था कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस में मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज ए डिग्री 1 डिप्लोमा कोर्सेस होना चाहिए। जो भी पर्सन डिप्लोमा में एडमिशन्स करा रहा है, आफ्टर क्वालिफिकेशंस उसको क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा है क्या कोर्स ऑफ सिलेबस होना चाहिए, स्टडी किस तरीके से होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस कितनी होनी चाहिए, थ्योरी क्लासेस का टाइम पीरियड कितनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कोर्सेज क्या क्या होगी, ये सारी प्रैक्टिकल में क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ क्या रेगुलेट करता है पीसीआई। तो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ द स्टडी टू बी कवर, जो हमारे कोर्स स्टडी है और ट्रेनिंग पीरियड है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए,
ये भी पीसीआई ने कवर किया है, पीसीआई का ही वर्क है। उसके बाद जो हमारे एकेडमिक का कंडीशंस है इंस्टीट्यूट को फुलफ़िल करना, वो भी पीसीआई ने ही बनाई है। एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ को भी पीसीआई कंट्रोल करते हैं। नेचर ऑफ पीरियड फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड और उसका नेचर को भी पीसीआई ने कंट्रोल किया है। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, तो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है पासिंग करने का, ये सारा कंट्रोल पीसीआई ने करते हैं। और क्या करते हैं, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर गिविंग इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जो इंस्टीट्यूट्स में उनका रिकॉग्नाइज्ड फुलफिल हो गए हैं, तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहिए वो भी पीसीआई ने ही कंडक्ट किया है। नेक्स्ट है कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मतलब होगी, किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, कौन कौन से किस तरीके से उसके रेगुलेट किया जाएगा, ये सब भी पीसीआई को ही कंडक्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वन हुआ कि एजुकेशन रेगुलेशंस करना पीसीआई का काम है। दूसरा हुआ कि हमारे जो एजुकेशन रेगुलेशंस है हर एक स्टेट में कैसे रेगुलेट किया जाएगा, वो भी पीसीआई का काम है। तो सेंट्रली कैसे रेगुलेट किया जाएगा वो तो पीसीआई का काम था, अब स्टेट वाइज कैसे रेगुलेशंस होगा उसका भी पीसीआई का काम है। तो नेक्स्ट वन इज द अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट, कौन से इंस्टीट्यूट को एग्जामिनेशन अप्रूवेशन मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूट को कोर्सेज का अप्रूवेशंस मिलेगा, ये सब भी हमारे पीसीआई कंडक्ट करते हैं, पीसीआई ने ही अप्रूव किए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट को अप्रूवेशंस कराने का प्रोसीजर क्या है, तो इंस्टीट्यूट्स अप्लाइड करते हैं पीसीआई को और एआईसीटीई को अपने इंस्टीट्यूट्स का एक एप्लीकेशंस भेजते हैं कि हम एक नया इंस्टीट्यूट बना रहे हैं और हम इसमें फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट करना चाहते हैं बोल के। उसके बाद पीसीआई ने अपने थ्रू एक इंस्पेक्टर को विजिट करने के लिए भेजते हैं उस इंस्टीट्यूट में। उसके बाद वो इंस्पेक्टर ने सब तरफ से विजिट करने के बाद वो पीसीआई को रिपोर्ट भेजते हैं। अगर पीसीआई उस रिपोर्ट से सेटिस्फेक्शन होते हैं तब जाके वो कोर्सेस या एग्जामिनेशंस को अप्रूवेशंस देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और क्या काम करते हैं, तो जो अप्रूवेशंस किसका विड्रॉ करना है वो भी पीसीआई का काम है। अप्रूवेशंस देना काम है पीसीआई का, तो उसको यदि वो रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो उसको विड्रॉ करने का काम भी पीसीआई का है। कौन से इंस्टीट्यूट कोर्स ऑफ स्टडी को कंटिन्यू करेगा, कौन नहीं कंटिन्यू करेगा, ये सारा पीसीआई ने रेगुलेट किया है, पीसीआई ने कंडक्ट करते हैं और पीसीआई उसके मेन काम है पीसीआई का ही। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे रिकॉग्नाइजेशन से उसका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए वो भी पीसीआई ने ही कंडक्ट किया है। काउंसिल रिकॉग्नाइजेशन क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय द अथॉरिटीज आउटसाइड इंडिया टू बी सफिशिएंट फॉर द रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट, तो इंडिया के बाहर से भी कुछ क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, कुछ काउंसिल ऑफ इंडिया ने ग्रांटेड कर रखा है, तो ये सब भी काम पीसीआई का है। उसके बाद जो प्रिपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी इज कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल पर्सन्स, तो एक ऐसा सेंट्रल रजिस्टर होना चाहिए जिसमें जो भी फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनका नेम पर एड्रेस लोकेशंस क्वालिफिकेशन सब मेंटेन होकर रहो, ये भी पीसीआई ने ही कंडक्ट कर रहा है और उसे रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे इलेक्शंस होता है उसका मोड को कैसे डिसाइड करना है वो भी पीसीआई ने ही रेगुलेट किया है। तो हम लोग आज जान गए कि पीसीआई का वर्क क्या है, पीसीआई में कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं, कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, टोटल पीसीआई में कितने मेंबर हैं और उसको किस तरीके से वो लोग रेगुलेट करके रखे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जान गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए नए नए वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।